अस्सलाम वालेकुम सर। जी वो सब। अच्छा जी, कंटिन्यू करते हैं। कोई सवाल तो नहीं है अभी तक आपका पिछले वाले पोर्शन में, प्रोजेक्ट, प्रोग्राम और पोर्टफोलियो नहीं के सर, फर्क में? नहीं क्या कहते हैं, मेरे ख्याल से इजीली इजीली डेफिनेशंस हैं। बिल्कुल बिल्कुल। मगर ये कॉन्सेप्ट बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, और इसमें कोई गलती नहीं होनी चाहिए, मतलब समझ आना चाहिए आपको कि ये क्या चीज है। बाकी अगर जी। आपको कॉन्सेप्ट समझ आ जाता है तो मैं आपको ये बता दूं कि आपके लिए फिर उसके बाद कोई मसला नहीं है, बहुत आसान हो जाता है सारी प्रोजेक्ट मैनेजमेंट अंडरस्टैंड करना। देखें, प्रोजेक्ट जी। आपकी सिंगल असाइनमेंट है, और कई सिंगल असाइनमेंट जो है वो एक बड़े मकसद के लिए की जा रही हो तो प्रोग्राम है। और जितने भी प्रोजेक्ट्स और प्रोग्राम किए जा रहे हैं उनका निजाम पोर्टफोलियो संभाल रहा है, और वो स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट को रिपोर्ट कर रहा है। और स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट जो है वो इन सब चीजों को भी देख रही है और ओवरऑल ऑपरेशंस को भी देख रही है। और बाकी वो जो चार्ट मैंने आपको दिखाया उसमें इनके आपस के इंटर रिलेशनशिप्स हैं। अब आ जैसे जाती है कुछ इसकी। कंपनी होती हैं वो पोर्टफोलियो बेस्ड होती हैं, क्योंकि उनके मल्टीपल प्रोजेक्ट्स एंड प्रोग्राम्स डिफरेंट उस पर चल रहे होते हैं, तो उनके डिफरेंट पोर्टफोलियोज होते हैं। जी बिल्कुल बिल्कुल। इसी और वो होने चाहिए। जितनी ज्यादा डायनेमिक ऑर्गेनाइजेशन होगी, जितनी ज्यादा प्रोजेक्ट ओरिएंटेड ऑर्गेनाइजेशन होगी, उसमें ये निजाम आपको नजर आएगा। आपको अगर कोई ऐसी ऑर्गेनाइजेशन नजर आती है जिसमें ये पोर्टफोलियो का पता ही नहीं है क्या चीज है, प्रोग्राम क्या होता है, प्रोजेक्ट भी नहीं पता, वो तो बहुत ही माठी ऑर्गेनाइजेशन है जो सिर्फ ऑपरेशंस के बेस पे चल रही है। देखें, ऑपरेशन इज अ एसओपी। एसओपी बेस पे चलने वाली ऑर्गेनाइजेशन में अगर कभी कोई चीज बदलनी पड़ गई तो क्या करेंगे? प्रोजेक्ट के लिए तो उनका सर। माइंडसेट ही तैयार नहीं है, उनके लिए बहुत मुश्किल होगी। लेकिन ऐसी ऑर्गेनाइजेशन जो डायनेमिक हैं, प्रोएक्टिव हैं, और वो मुसलसल अपने अंदर इंप्रूवमेंट लाती रहती हैं, तो वहां प्रोजेक्ट प्रोग्राम चल रहे होंगे, हर वक्त चल रहे होंगे, और फिर पोर्टफोलियो संभालना पड़ रहा होगा। पोर्टफोलियो वही एग्जिस्ट करेगा जो डायनेमिक ऑर्गेनाइजेशन होगी। और ओके ओके। और एक से ज्यादा पोर्टफोलियो है तो लाजमी बात है वो और भी ज्यादा आला बात है। ठीक है। अच्छा जी, प्रोग्राम मैनेजमेंट जो है वो क्या चीज है? लाजमी बात है, फिर वही बात कि प्रोग्राम का निजाम संभालना प्रोग्राम मैनेजमेंट होगा। यस ऑफ कोर्स। प्रोग्राम कंपोनेंट रेफर्स टू द प्रोजेक्ट एंड अदर प्रोग्राम्स विद इन अ प्रोग्राम। अदर प्रोग्राम का क्या मतलब है? सब प्रोग्राम। प्रोग्राम के अंदर क्या होते हैं? सब प्रोग्राम्स एंड प्रोजेक्ट होते हैं ना। तो प्रोजेक्ट मैनेजमेंट का फोकस है इनके आपस की इंटरडिपेंडेंसीज को संभालना और इनको ऑप्टिमल अप्रोच देना फॉर मैनेजिंग द प्रोजेक्ट। प्रोग्राम मैनेजमेंट का फोकस जो है इंटरडिपेंडेंसीज बिटवीन द प्रोजेक्ट्स एंड द प्रोग्राम लेवल टू डिटरमिन द ऑप्टिमल अप्रोच फॉर मैनेजिंग। प्रोग्राम मैनेजमेंट में देते हैं वो, मिसाल के तौर पे आप ये चीजें खुद भी पढ़ सकती हैं, यहाँ लिखी हुई हैं। अलाइनिंग विद द ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रेटेजिक डायरेक्शन, एक स्ट्रेटेजिक आपने कहा ना लिंकेज बनाना है, तो प्रोग्राम का काम है कि अपने प्रोजेक्ट को अलाइन करें उस बड़ी बड़े ऑब्जेक्टिव के साथ। एलोकेटिंग द प्रोग्राम स्कोप इनटू प्रोग्राम कंपोनेंट्स। प्रोग्राम कंपोनेंट्स होते हैं प्रोजेक्ट्स, कंपोनेंट का मतलब उसके हिस्से, प्रोजेक्ट्स या सब प्रोग्राम, इनको कहते हैं प्रोग्राम। और हाँ, प्रोग्राम एक्टिविटीज भी कंपोनेंट होती हैं। तीन तरह के कंपोनेंट हैं, प्रोजेक्ट्स हो सकते हैं, सब प्रोग्राम्स हो सकते हैं, और प्रोग्राम एक्टिविटीज हो सकती हैं। मैनेजिंग इंटरडिपेंडेंसीज अमॉन्ग्स द कंपोनेंट्स, ये तीनों टाइप के कंपोनेंट्स के दरमियान आप उनकी इंटरडिपेंडेंसीज को मैनेज करते हैं, क्योंकि वो तो इंटरडिपेंडेंट होंगे। प्रोग्राम लेवल का रिस्क देखते हैं, और फिर वही जो कंफ्लिक्ट्स और कंस्ट्रेंट्स हैं, अगेन मल्टीपल प्रोजेक्ट्स हैं तो उनके अंदर मसाइल तो होंगे, तो आपको प्रोग्राम लेवल पे डिसीजन देने पड़ेंगे, उनके उनके कंफ्लिक्ट्स रिड्यूस करने पड़ेंगे। फिर इश्यूज, हर प्रोग्राम, हर प्रोजेक्ट और सब प्रोग्राम, हर कंपोनेंट जो है फॉर दैट मैटर अपने रिस्क और इश्यूज को मैनेज करने का खुद जिम्मेदार है। लेकिन कुछ लेवल चीजें ऐसी होंगी जो एस्केलेट होके प्रोग्राम लेवल तक आएंगी, तो आपने उनके मसाइल जो आप तक पहुंचते हैं एज अ प्रोग्राम मैनेजर, उनको रिजॉल्व करना है। इसी तरह जो उनकी चेंज रिक्वेस्टें आपके पास अप्रूवल के लिए आएंगी, उनको आपने देखना है। उनको जो वो बजट वगैरह अपना कैलकुलेट करते हैं, उसके हिसाब से उनकी बजट एलोकेशंस करनी है। अश्योरिंग बेनिफिट रियलाइजेशन जी आपका काम है फ्रॉम द प्रोग्राम एंड द कंपोनेंट प्रोजेक्ट्स। ये प्रोग्राम मैनेजमेंट का अलग से स्टैंडर्ड है, मतलब ये पीएमबीओ के इसमें पूरा काम नहीं होगा,
अगर आप ये स्टैंडर्ड पढ़ना चाहें अपने शौक के तौर पे या नॉलेज बढ़ाने के लिए, तो आप प्रोग्राम मैनेजमेंट का, पोर्टफोलियो मैनेजमेंट का, ओपीएम का स्टैंडर्ड अपनी फुर्सत में पढ़ें। आपको वाकई बहुत मजा आएगा और बहुत फायदा होगा। आपकी मतलब जो कहते हैं ना, यू विल गेट वाइजर। जी पोर्टफोलियो जो मैंने जैसे बताया कि इज डिफाइंड एज प्रोजेक्ट, प्रोग्राम, सब्सिडरी, पोर्टफोलियो। मतलब इसके इसके कंपोनेंट्स क्या है पोर्टफोलियो के? इसमें प्रोजेक्ट भी हो सकते हैं, प्रोग्राम भी हो सकते हैं, और इसमें सब पोर्टफोलियोज भी हो सकते हैं। और फिर चौथी चीज, इसका अपना ऑपरेशन भी हो सकता है। तो चार चीजें होगी: प्रोग्राम, सब पोर्टफोलियो, प्रोजेक्ट्स और ऑपरेशन। ये सब कुछ इसके अंदर हो सकते हैं, और इनको मैनेज्ड एज अ ग्रुप करता है। इंटर कोऑर्डिनेटेड नहीं है, ये मैनेज्ड एज अ ग्रुप है, क्योंकि इन चीजों का आपस में रिश्ता हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता, जरूरी नहीं है। और ये इसका इसका अपना एक स्ट्रेटेजिक ऑब्जेक्टिव है कि इन्वेस्टमेंट ऐसी जगहों पे डालें जहाँ पे फायदा हो, वगैरह वगैरह वगैरह। तो ये उस हिसाब से ऑर्गेनाइजेशन के साथ स्ट्रेटेजिक ऑब्जेक्टिव पूरा करता है। मतलब दीज आर नॉट द सेम स्ट्रेटेजिक ऑब्जेक्टिव जो प्रोग्राम के पास हैं या जो प्रोजेक्ट के पास हैं। दिस इज अ डिफरेंट काइंड ऑफ स्ट्रेटेजिक ऑब्जेक्टिव, और ये इन्वेस्टमेंट रिलेटेड स्ट्रेटेजिक ऑब्जेक्टिव है। और ये लाजमी बात है, ज्यादा बड़ा स्ट्रेटेजिक ऑब्जेक्टिव है, ऑर्गेनाइजेशन की टॉप मैनेजमेंट से इसकी डायरेक्ट कनेक्शन है। तो पोर्टफोलियो मैनेजमेंट जो है उसको कहते हैं जी कि एक सेंट्रलाइज्ड मैनेजमेंट है, जो एक या एक से ज्यादा पोर्टफोलियोज की, ताकि हम उन स्ट्रेटेजिक, जो इन्वेस्टमेंट बेस्ड स्ट्रेटेजिक डिसीजन है, फाइनेंशियल बेस्ड स्ट्रेटेजिक डिसीजन है, उन स्ट्रेटेजिक ऑब्जेक्टिव्स को पूरा कर सकें। फिर जनाब, एम क्या होता है पोर्टफोलियो मैनेजमेंट का? ऑर्गेनाइजेशनल इन्वेस्टमेंट डिसीजंस करना, जैसे मैंने बताया था। ऑप्टिमल मिक्स ऑफ प्रोग्राम एंड प्रोजेक्ट, कि कौन कौन से प्रोजेक्ट्स और प्रोग्राम चलाने हैं, कौन से नहीं चलाने, तो कौन सा बेस्ट मिक्स है जो ऑर्गेनाइजेशन को सबसे ज्यादा फायदा दे सकता है इस वक्त। तो ये फैसला इसके पास है, किस प्रोजेक्ट को खत्म कर दिया जाए, किसको बंद कर दें, किसको पेंड कर दें, रोक दें। डिसीजन मेकिंग ट्रांसपेरेंसी होनी चाहिए जी, ये प्रोवाइड करता है। प्रायोरिटाइज टीम एंड फिजिकल रिसोर्स एलोकेशन। जो स्ट्रेटेजिक डिसीजन होते हैं ना जी, मतलब ये छोटी छोटी डिस्ट्रीब्यूशंस का जिम्मेदार नहीं है ये, कि जी इतने गेंती, इतने बेलचे, इसको दे दें, इसको ना दें, ये इसका प्रॉब्लम नहीं है। ये जो क्रिटिकल रिसोर्स होते हैं, मतलब मिसाल के तौर पे आपकी ऑर्गेनाइजेशन में एक ही बुलडोजर है और वो 4 प्रोजेक्ट्स को एक ही वक्त में चाहिए, किसको देना है? ये स्ट्रेटेजिक रिसोर्स है। और अमूमन जो स्ट्रेटेजिक रिसोर्स होते हैं वो उनका कंस्ट्रेंट होता है, उनकी जरूरत एक वक्त में ज्यादा जगहों पे पड़ती है। तो ये जो पोर्टफोलियो है, ये उसकी जिम्मेदारी होगी कि ये देखे कि सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट कौन सा प्रोजेक्ट या प्रोग्राम है हमारे लिए, इन्वेस्टमेंट डिसीजन मेकिंग पॉइंट ऑफ व्यू से ऑर्गेनाइजेशन को सबसे ज्यादा फायदा कौन दे रहा है, उसको ही वो रिसोर्स दिया जाए। उसको ना दिया जाए जो एमरजेंट है। वो एक कहता है कि मैं मारा जाऊंगा, मैं मुझे इमरजेंट फौरन चाहिए, वो तो सब इमरजेंसी डालेंगे। डू नॉट गिव इट ऑन द बेसिस ऑफ इमरजेंसी, गिव इट ऑन द बेसिस ऑफ फायदा। ऑर्गेनाइजेशन को जो सबसे ज्यादा फायदा देगा, सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट प्रोजेक्ट या प्रोग्राम है, उसको वो रिसोर्स मिलेगा। क्योंकि बाकी जो है, जिससे फायदा जहां से आ रहा है उसको हमने देखना है ना। जो फायदा नहीं दे रहे या कम दे रहे हैं, उनको तो हम थोड़ा डिले भी कर सकते हैं। ठीक है, तो वैल्यू जनरेट होनी चाहिए। इंक्रीज द लाइक्लीहुड ऑफ रियलाइजिंग द डिजायर्ड रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट। ये हम करते हैं इस डिसीजन मेकिंग से कि हम ज्यादा से ज्यादा कम अमाउंट में ज्यादा फायदा उठाते हैं। सेंट्रलाइज द मैनेजमेंट ऑफ एग्रीगेट रिस्क प्रोफाइल ऑफ ऑल कंपोनेंट्स। मिसाल के तौर पे अगर आपको ये लगता है पोर्टफोलियो लेवल के ऊपर कि ये जो प्रोजेक्ट नई सजेशन आई है ये बहुत रिस्की है, तो शायद आप ये कहें कि वैसे तो ये बहुत फायदेमंद प्रोजेक्ट है, लेकिन चूंकि इसमें रिस्क लेवल इतना ज्यादा हाई है, हम नहीं करते, वो अलाउ ही ना करे। ये डिसीजन भी पोर्टफोलियो का है कि कौन से प्रोजेक्ट प्रोग्राम को रिस्क की बेस पे या किसी भी बेस पे कहाँ रखा जाए। जो जो रिस्क की प्रायोरिटाइज, जो आपके प्रोजेक्ट और प्रोग्राम्स की
प्रायोरिटाइजेशन है उसमें रिस्क का फैक्टर भी इंक्लूडेड है। पोर्टफोलियो मैनेजमेंट आल्सो कंफर्म्स दैट द पोर्टफोलियो इज कंसिस्टेंट विद एंड अलाइंड विद द ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रेटजी। याद रहे कि ये सारी चीजें, कोई भी चीज, प्रोजेक्ट हो, प्रोग्राम हो, पोर्टफोलियो, स्ट्रेटेजिक ऑब्जेक्टिव या ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रेटजी की अलाइनमेंट में ही होंगे, उसके मिस अलाइनमेंट में नहीं रह सकते। अगर कोई भी चीज आपकी ऑर्गेनाइजेशन में ऑर्गेनाइजेशन के मकासद के मुनाफी जा रही है तो वो गलत जा रही है। अभी इसी रूल को आप जरा रखें अपनी गवर्नमेंट के ऊपर। आप कहते हैं कि जी मतलब कोई ऑब्जेक्टिव होना चाहिए ना हुकूमत पाकिस्तान का, वो जो कोई भी मकसद है, अब हमें तो पता ही नहीं है ना पाकिस्तान का मतलब है क्या, मकसद क्या है, व्हाट इज द पर्पस ऑफ पाकिस्तान, इसके क्या ऑब्जेक्टिव है, किसी को नहीं पता। कोई कहता है ला इलाहा इल्लल्लाह और कोई कुछ कहता है, कोई ईमान तंजीम। भाई कोई एक बात तो करो ना। और जो हेम ऑफ अफेयर्स पे बैठे हुए, दे डैम केयर अबाउट इट, वट एवर दे डैम केयर अबाउट इट। तो भाई ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रेटजीज ही नहीं है, आपकी अलाइनमेंट ही कोई नहीं है, तो फिर तो एडहॉक ही काम चलेगा ना। आप यही देख लीजिए, एक ऑर्गेनाइजेशन में अगर ऑर्गेनाइजेशन का कोई डायरेक्शन ना हो, कोई स्ट्रेटजीज ना हो, तो वहां पे बिल्कुल क्यास हो जाएगा। यही वजह है कि हमारा मुल्क इतने क्यास में पड़ा हुआ है। एक मुल्क एक बहुत बड़ी ऑर्गेनाइजेशन की एग्जांपल है। जितनी बड़ी ऑर्गेनाइजेशन है उसको उतना ज्यादा बड़ा डिसिप्लिन चाहिए। छोटे 4 बंदों की कंपनी हो, उसको तो ऑर्गेनाइज करना बहुत आसान है। आप एक बंदे को खड़ा करके डांट लेंगे। भाई मिलियंस के की आवाम को कौन डांटेगा या कैसे उन्हें कंट्रोल करना है, तो आपको बहुत ही कंट्रोल कहते हैं जबरदस्त गवर्नेंस स्ट्रक्चर चाहिए। अच्छा डिसिप्लिन होगा पूरे मुल्क का, वो कायदे आजम इसलिए तो कह गए यूनिटी फेयर डिसिप्लिन। डिसिप्लिन होगा तो आप अच्छी कौम बन सकते हैं, नहीं तो नहीं बन सकते। एज ऑर्गेनाइजेशन भी यही बात है। आप देख लीजिए जो जितनी बड़ी ऑर्गेनाइजेशन होती हैं उनमें थोड़ा प्रॉब्लम होता है, फिर उनको ज्यादा जबरदस्त तरीके से कंट्रोल करना पड़ता है। लेकिन बड़ी ऑर्गेनाइजेशन है, उनके पास पैसा है, उनका बिजनेस है, वो लोग तो फिर वो मेजर्स लेते हैं। कंट्रीज नहीं लेते, जो अच्छे कंट्रीज नहीं होते वो नहीं लेते, जिसकी वजह से बेड़ा गर्क हो जाता है। खैर आगे चलते हैं जी। आगे चलते हैं। ये पोर्टफोलियो का अलग स्टैंडर्ड है, इसको भी पढ़ा जा सकता है प्रोग्राम के हवाले से। पोर्टफोलियो और प्रोग्राम ये आपको नॉलेज देगा बहुत जबरदस्त। ऑपरेशंस का जहां तक ताल्लुक है, ऑपरेशन मैनेजमेंट इज एन एरिया दैट इज आउटसाइड ऑफ द स्कोप ऑफ द फॉर्मल प्रोजेक्ट मैनेजमेंट, इसलिए हम ज्यादा इसके ऊपर बहस नहीं करते। हम सिर्फ जो रिलेटेड एरियाज हैं कि पोर्टफोलियो के ऑपरेशन या प्रोग्राम के ऑपरेशन, उस हद तक तो हम उसको एड्रेस करते हैं। अदरवाइज जो नॉर्मल ऑपरेशन ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन है, ऑल्दो हमारा उनके साथ वास्ता पड़ता है, लेकिन हम उस ऑपरेशंस को ज्यादा डिस्कस नहीं करते। Operation management is concerned with the ongoing production of goods and services. It ensures that business operations continue efficiently by using the optimal resources needed to meet the customer demands. तो बिजनेस ऑपरेशंस के हवाले से वो बात कर रहे हैं कि वहां पर भी रिसोर्सेज का ऑप्टिमल यूजेज, जिसको आप कहते हैं जी जनरल मैनेजर साहब है या डिपार्टमेंट का मैनेजर है या डायरेक्टर या जीएम है या व्हाटएवर है, वो ये काम करते हैं कि जी अपने डिपार्टमेंट को चला रहे होते हैं। इट इज कंसर्न विद मैनेजिंग, जो भी कोई बने हुए एसओपीज है उनके मुताबिक प्रोसेस चल रही हैं नहीं चल रही हैं, उनमें स्टैंडर्डाइज्ड आइटरेटिव इनपुट आउटपुट प्रोसेसेस होती हैं, बस उसके मुताबिक वो अपना काम चलाते रहते हैं। ओके जी, मैं आगे जाना चाह रहा हूँ। हाँ, ओपीएम आ गया जी। ओपीएम इज द थिंग विच, जो हम अल्टीमेटली जहां पहुंचना चाह रहे थे वो मैं उसके ऊपर बात करता हूँ। Within portfolio or program, projects are a means of achieving organizational goals and objectives. ये तो आप समझते हैं। प्रोजेक्ट्स हैं, इंडिपेंडेंट भी हो सकते हैं, स्टैंड अलोन भी हो सकते हैं, प्रोग्राम का हिस्सा भी हो सकते हैं। प्रोग्राम्स हैं, इंडिपेंडेंट भी हो सकते हैं, पोर्टफोलियो का हिस्सा भी हो सकते हैं। लेकिन एनीवेज जितने अगर पोर्टफोलियो एग्जिस्ट करता है तो सारे प्रोजेक्ट्स और प्रोग्राम उसका हिस्सा, कम से कम एक मेजर मेन पोर्टफोलियो का तो सब हिस्सा ही होंगे ही। लेकिन अगर उससे भी ज्यादा अच्छी ऑर्गेनाइजेशन है और उसमें पोर्टफोलियो भी आगे सब डिवाइड हुए हैं, सब पोर्टफोलियो बने हुए हैं, वो ज्यादा अच्छी निशानी है।
विद इन पोर्टफोलियो एंड प्रोग्राम प्रोजेक्ट्स आर अ मींस ऑफ अचीविंग, जो एक्चुअल यूनिट है काम करने वाला वो प्रोजेक्ट है जो परफॉर्म करता है। वो प्रोग्राम के अंडर परफॉर्म करे, वो स्टैंड अलोन परफॉर्म करे, वो पोर्टफोलियो के अंडर डायरेक्टली परफॉर्म करे, जैसे मर्जी करे, मगर परफॉर्मिंग यूनिट वो है। दिस इज ऑफन accomplished in the context of strategic plan and is the primary factor guiding investment in projects. अच्छा जी, अब आ जाते हैं पर्पस ऑफ ओपीएम क्या है। ओपीएम मैं ये बता दूं आपको कि प्रोजेक्ट, प्रोग्राम और पोर्टफोलियो, इन तीनों डिसिप्लिन्स को अगर मैं यूनिफाई कर दूं और मैं कहूं कि ये पूरा डिसिप्लिन ऑर्गेनाइजेशनल प्रोजेक्ट मैनेजमेंट है, तो दैट वुड बी ट्रू। दरअसल मसला ये है कि एक प्रोजेक्ट को चलाने को भी हम प्रोजेक्ट मैनेजमेंट कहते हैं, और ओवरऑल इन तमाम प्रोजेक्ट, प्रोग्राम, पोर्टफोलियो को जब इकट्ठा करके बोलते थे या उनके बारे में कोई स्ट्रेटेजिक लेवल की डिस्कशन होती है, उसको भी प्रोजेक्ट मैनेजमेंट लोग कहते थे, जिससे बड़ी कंफ्यूजन होती थी। अब इन्होंने ये किया, उन्होंने कहा कि एक प्रोजेक्ट की मैनेजमेंट प्रोजेक्ट मैनेजमेंट, एक प्रोग्राम की मैनेजमेंट प्रोग्राम मैनेजमेंट, एक पोर्टफोलियो की मैनेजमेंट पोर्टफोलियो मैनेजमेंट, और सारी तीनों चीजें मिलाकर ऑर्गेनाइजेशनल प्रोजेक्ट मैनेजमेंट। लेकिन इन तीनों चीजों में, जैसे आपको बताया था कि कुछ ऑपरेशंस हैं जिनके जो हर लेवल के ऊपर, प्रोजेक्ट लेवल के ऑपरेशन, प्रोग्राम लेवल के ऑपरेशन, इस तरह वो चीजें उनको जोड़ती हैं, मतलब वो फिल इन द गैप्स करती हैं। ठीक है जी, प्रोजेक्ट के अंदर जो जो उसका आइटरेटिव वर्क है रिपोर्टिंग सपोर्टिंग का, वो उसके निजाम को इंप्रूव करता है। इसी तरह प्रोग्राम के अंदर, इसी तरह पोर्टफोलियो के अंदर। लेकिन ओपीएम के अंदर जब ये तीनों चीजें मिक्स होंगी, तो इसके अंदर के गैप्स को कौन फिल करेगा? यहां पर जो चीज फिल करती है उसको कहते हैं ऑर्गेनाइजेशनल एनेबलर्स। ऑर्गेनाइजेशनल एनेबलर्स में एनवायरमेंटल फैक्टर्स हैं, बाकी चीजें हैं, लेकिन वो चीजें जो हैं वो इस डिसिप्लिन को यूनिफाई कर देती हैं ऑर्गेनाइजेशनल प्रोजेक्ट मैनेजमेंट के। और इसकी जो किताब है वो है इम्प्लीमेंटिंग, वो आपको मैंने बताया था क्या, एक मिनट, की स्लाइडें आगे पीछे हो गई थोड़ी सी। ओके, OPM is defined as a framework in which portfolio, program and project management are integrated with organizational enablers, जो मैंने बताया आपको, in order to achieve strategic objective। तो ओवरऑल आप यूं समझ लीजिए कि जो चेंज लाने का निजाम है एक ऑर्गेनाइजेशन में, चेंज लाने का निजाम है वो ये है ओपीएम। ठीक है जी, प्रोजेक्ट चेंज का स्मॉलेस्ट यूनिट है, प्रोग्राम जरा बड़ा यूनिट है, पोर्टफोलियो उसका इन्वेस्टमेंट लेवल का यूनिट है, बट इनको कलेक्टिवली ओपीएम कहते हैं। एक ऑर्गेनाइजेशन में स्ट्रेटजियां बदलती हैं, रुख बदलते हैं, तरीकेकार बदलते हैं, तो वो जो स्ट्रेटजियां जैसे जैसे बदलेंगी उस हिसाब से ऑर्गेनाइजेशन के ऑपरेशंस को और बाकी सारे सिस्टम को एडजस्ट करने के लिए मुझे प्रोजेक्ट ये ओपीएम चाहिए, जो ये तजर्बात करवाए प्रोजेक्ट, प्रोग्राम, पोर्टफोलियो, और अल्टीमेटली वो ऑर्गेनाइजेशन को के स्ट्रेटेजिक ऑब्जेक्टिव्स को फुलफिल करे। Purpose of OPM is to ensure that organization undertakes the right projects and allocate critical resources appropriately। ये पोर्टफोलियो का यही काम था ना कि सिर्फ वो प्रोजेक्ट किए जाए जो ऑर्गेनाइजेशन के लिए फायदेमंद है। ओपीएम का भी वही रोल बन जाता है ओवरऑल कि ये इंश्योर किया जाए कि पोर्टफोलियो भी ठीक काम कर रहा है, प्रोजेक्ट भी, प्रोग्राम भी, तो हम सही काम कर रहे हैं और जो स्ट्रेटेजिक ऑब्जेक्टिव हैं उसको हम वेरीफाई करते हैं। ये एक डायग्राम आपको शो करेगा कि ऑर्गेनाइजेशन की स्ट्रेटजी जो है, ये जो नीला रंग दिखाया गया है, ये आपके ऑर्गेनाइजेशनल एनवायरनमेंट है या एनेबलर्स हैं। इस माहौल में, इस एनवायरनमेंट में स्ट्रेटजी डिक्टेट करती है पोर्टफोलियो लेवल डिसीजंस के स्ट्रेटजी एक खास रुख में जाना चाहती है, तो पोर्टफोलियो उस तरह के प्रोजेक्ट्स के डिसीजंस को वैल्यू देना शुरू करता है।
और पोर्टफोलियो उसके नतीजे में प्रोग्राम्स और प्रोजेक्ट्स को जन्म देता है जो रिजल्ट्स प्रोड्यूस करते हैं, और जब वो रिजल्ट प्रोड्यूस कर लेते हैं तो वो मतलब कामयाब हो जाते हैं, तो वो ऑपरेशंस के हवाले कर दिया जाता है जहां जाके उसकी वैल्यू रियलाइज होती है। देखिए जरा समझिएगा, एक है बेनिफिट रियलाइजेशन, एक है वैल्यू रियलाइजेशन। वैल्यू रियलाइजेशन इज एट द टॉप लेवल, मतलब ऑर्गेनाइजेशन को फायदा हो गया, मतलब कि वर्थ बढ़ गई, यूं समझ लीजिए। फायदा तो हो गया जो होना था, अब उस फायदे के नतीजे में ऑर्गेनाइजेशन की वुक्कत या वैल्यू बढ़ गई, वो वैल्यू रियलाइजेशन है। जब वो चीजें ऑपरेशन में जाती हैं, बेनिफिट रियलाइज हो जाते हैं, और तो ऑर्गेनाइजेशन की वर्थ बढ़ जाती है, ये है वो वैल्यू रियलाइजेशन। जब वैल्यू रियलाइजेशन होगी तो उसका परफॉर्मेंस वेरिएंस परफॉर्मेंस एनालिसिस करके हम नई स्ट्रेटजी डिवाइस कर सकते हैं। जब प्रोग्राम्स एंड प्रोजेक्ट्स कंप्लीट होते हैं तो हम उसका बिजनेस इंपैक्ट निकालते हैं और नए पोर्टफोलियोज में वैल्यू डिसीजन लेते हैं, और फिर पोर्टफोलियो रिव्यू करता रहता है प्रोजेक्ट्स और प्रोग्राम्स को मुसलसल। तो ये साइकिलें चलती रहती हैं और अल्टीमेटली ये आपका ओपीएम का पूरा माहौल है। ये हो गया जी यहां तक का काम। ओपीएम के मुझे नहीं पता आपको किस हद तक बात समझ आई है, लेकिन आपको समझना चाहिए कि ऑपरेशन है, प्रोजेक्ट है, प्रोग्राम है, पोर्टफोलियो है, ओपीएम है। दूसरी तरफ से हमने बात की प्रोडक्ट, सर्विस और रिजल्ट, जो कि डिलीवरेबल या आउटपुट कहलाते हैं, और आउटपुट से आउटकम निकलता है जो कि शॉर्ट टर्म बेनिफिट या गेन है, शॉर्ट टर्म गेन कह लें, और बेनिफिट रियलाइजेशन होती है लॉन्ग टर्म। और बेनिफिट रियलाइजेशन से बड़ी चीज है वैल्यू रियलाइजेशन, जो ऑपरेशनल लेवल पे होती है। ठीक है जी, तो ये जनरली ये बातें आपको समझ आनी चाहिए। अच्छा सर, अगर किसी में कोई कंपनी है वो सिर्फ प्रोजेक्ट्स करती है, वो पोर्टफोलियो बेस्ड नहीं है, प्रोग्राम बेस्ड नहीं है, तो भी उसकी ऑर्गेनाइजेशन प्रोजेक्ट मैनेजमेंट उस पर अप्लाई होगा क्या? देखिए ओपीएम का फिर वजूद नहीं रहेगा ना। ओपीएम जब अच्छा, प्रोग्राम भी नहीं है, पोर्टफोलियो नहीं है, तो किस बात का ओपीएम? हाँ, एक ठीक है। खोखला सा ओपीएम आप बना सकते हैं कि जनाब स्ट्रेटजी इज डायरेक्टली लिंकिंग विद द प्रोजेक्ट। यस, बट दिस इज नॉट अ वेरी गुड ऑर्गेनाइजेशन जो कोई बड़े मकासद अचीव नहीं कर रही, कोई बेनिफिट्स रियलाइज नहीं कर रही। ओके। ठीक है ना, ओके। ठीक है। नॉट अ गुड ऑर्गेनाइजेशन। अदरवाइज हो सकता है आप जो कह रही हैं कि बगैर पोर्टफोलियो और बगैर प्रोग्राम के प्रोजेक्ट बहुत से चल रहे हैं, तो ठीक है, चल रहे हैं, और किसी हद तक हम टूटा फूटा ओपीएम भी कह रहे हैं कि ठीक है, लेकिन दिस इज नॉट आइडियल। ओके। गॉट। जी सर। चलें जी, मेरा ख्याल है कि पीएमओ को शुरू करने से पहले एक छोटा सा ब्रेक हम और ले लेते हैं। 11:30 बजे शुरू करते हैं फिर इससे नेक्स्ट। ठीक है सर। मैंने वीडियोस आपको सारी भेज दी हैं, कल की 9 वीडियोस आपको जी अच्छा व्हाट्सएप सर, पे ये भेज यूट्यूब वीडियोस है, दी। यूट्यूब हैं, तो ये डाउनलोड कर लूं मैं क्या, या यूट्यूब पे ही जाके देख सकते हैं आप कभी नहीं भी? नहीं, आपको डाउनलोड करने का टूल है आपके पास, तो कर लें, ओके। जी। बिल्कुल चलिए, अवेलेबल है। ठीक है, थैंक यू चलें सर। जी, फिर मिलते हैं 10 मिनट बाद।